आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी ट्रांसलेशन की क्लास लगातार चल रही है और उस क्रम में आज हम अगले क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे हैं दिस और दैट के अनुवाद के भिन्न भिन्न टेंसों में प्रयोग के, जिसमें आज ये लास्ट पार्ट है दिस और दैट का, क्योंकि हमने उनका प्रेजेंट और पास्ट टेंस में अच्छे से कवर करा लिया है। तो आई होप आप सभी ने उस लेक्चर को ज़रूर से अटेंड कर लिया है। अगर नहीं कर पाए किसी वजह से वो लेक्चर आपका मिस हो गया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पूरी ट्रांसलेशन सीरीज को ही कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंग्लिश ट्रांसलेशन की क्रम में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस एंड दैट इन फ्यूचर टेंस। आज हम फ्यूचर टेंस में दिस और दैट के प्रयोग को जानेंगे। इसके बाद से दिस और दैट फिनिश हो जाएगा, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। तो चलिए आज लास्ट क्लास में हम जानेंगे कि फ्यूचर टेंस, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताऊंगी। हालांकि मैं पीछे एक लेक्चर ले चुकी हूँ जिसमें मैंने टेंस के बारे में बताया था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसकी पहचान और बाकी चीज़ें इनके बारे में जो जरूरी इंफॉर्मेशन है सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया था। लेकिन थोड़ा सा यहाँ मैं बात करूँगी पहचान। इसकी पहचान क्या हो जाएगी फ्यूचर टेंस की? ये हो जाएगा गा गी गे। वाक्य के अंत में गा गी गे हो तो वहाँ पे फ्यूचर टेंस होता है। अगली बात, ये दिस और दैट आपको पता हो चुका होगा। अगर आपने पिछली क्लासेस को अटेंड किया है तो आपको इतना तो मालूम हो ही गया है कि दिस और दैट दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि सहायक क्रिया क्या लगेगा। सहायक क्रिया जिसे आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, सहायक क्रिया क्या पे लगे? सहायक क्रिया क्या लगेगा दिस और दैट के लिए? फ्यूचर टेंस में आएगा आपका विल बी। अब आप देखिएगा इसको थोड़ा सा, जो ऐसे ट्रांसलेशन के वाक्य जो आप जिसमें मुख्य क्रिया भी मौजूद होती है उससे कंपैरिजन मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ये विल बी सहायक क्रिया आपको कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंतर्गत मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं जिसमें दिस और दैट का प्रयोग हुआ हो लेकिन कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है, वहाँ हम सहायक क्रिया के तौर पर विल बी का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, दो बात याद रखना है। पहचान क्या होगी? गागी गे, और इनके साथ सहायक क्रिया लगाना है विल बी। बाकी कोई भी नियम आपके जो पिछले क्लासेस हैं प्रेजेंट और पास्ट टेंस से उससे अलग नहीं। चलिए अब हम कुछ वाक्यों पे रिहर्सल करते हैं। यहाँ पे आप एक कॉलम में लिखेंगे दिस और एक कॉलम में आप बनाएंगे दैट। जैसा कि आप जानते हैं दैट माने होता ही वह और दिस का मतलब होता है यह। अब दो वाक्यों को लेकर हम इनका छह प्रकार से सीख लेंगे और इसी के साथ दिस दैट की कहानी खत्म हो जाएगी तीनों टेंसों के अंतर्गत। तो हम मान लेंगे यहाँ पे एक वाक्य लेते हैं, यह एक पीली पतंग होगी, और यहाँ लिखती हूँ वह एक पुरानी कहानी होगी। वह एक पुरानी कहानी होगी। यहाँ पे इन दोनों ही चीजों में हम क्या करेंगे? दिस और दैट का प्रयोग देखेंगे। लेकिन ट्रांसलेशन क्या है? यहाँ पे टेंस कौन सा है? काल जिसे आप कहते हैं। आप देखेंगे पहचान में अंत में मैंने क्या होता है? गा गी गे होगा तो फ्यूचर टेंस होगा, यानी कि भविष्य काल। हिंदी में से क्या कहते हैं? भविष्य काल। तो ये गा गी गे ही है। दूसरी बात, यहाँ दिस और दैट का प्रयोग होगा क्या? देखिए यह और वह के लिए दिस और दैट आना है। क्या वाक्य में मुख्य क्रिया भी दिया हुआ है? तो मुख्य क्रिया कहीं नहीं दिया। देखिए यह एक पीली पतंग होगी, इसमें मुख्य क्रिया नहीं है। तो ऐसे ही वाक्यों का अनुवाद का क्रम क्या होगा? सबसे पहले कर्ता यानी यह, तो यह क्या हो जाएगा? यह की अंग्रेजी हो जाएगी दिस। अब मैंने बताया सहायक क्रिया उसके बाद, तो सहायक क्रिया क्या आती है? दिस के साथ या दैट के साथ विल बी। तो दिस
बी ए, कैसी पतंग? येलो, येलो, येलो काइट, फुल स्टॉप। अब बात करें दूसरे वाक्य पे। दूसरा वाक्य दिया हुआ है एक पुरानी कहानी होगी, तो यहाँ बस अंतर ये है कि दैट हो जाएगा, क्योंकि वह बात हो रहा है, वह, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट विल बी, यहाँ भी आएगा दैट विल बी एन ओल्ड स्टोरी, ओल्ड स्टोरी, फुल स्टॉप। क्लियर है? अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाकी 6 प्रकार के वाक्यों को बनाने में, कि हम प्रेजेंट में इसका प्रैक्टिस कर चुके हैं, पास्ट टेंस के अंतर्गत भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो दूसरा क्या होगा? यह एक पीली पतंग नहीं होगी, यह एक पीली पतंग नहीं होगी। क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? दिस विल नॉट बी ए येलो काइट। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी सहायक क्रिया 2 शब्द से मिलकर बनेगी तो नॉट हमेशा उसके बीच में आना है। देखिए यहाँ पे विल भी था ना, तो ये नॉट विल और बी के बीच में आ जाएगा। ठीक, ये बात का आपको ध्यान रखना है फ्यूचर टेंस में। इसका निगेटिव बनाए नकारात्मक वाक्य तो क्या होगा? वह एक पुरानी कहानी नहीं होगी, नहीं होगी। अब आप क्या बनाएंगे इसका? क्या होगा? दैट विल नॉट बी, ये नॉट हमेशा विल और बी के बीच में आ जाएगा। नॉट बी एन ओल्ड स्टोरी, फुल स्टॉप। इसी का प्रश्नवाचक मैंने बताया था आपको, 2 मॉडल होता है उसका। पहला कि जब प्रश्नवाचक शब्द से ही शुरुआत हो, दूसरा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। प्रश्नवाचक शब्द से जब शुरुआत होता है तो उसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है, और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीचों बीच आता है तब क्या होता है? उसका उत्तर आपको सिर्फ एक शब्द हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगला वाक्य हो जाएगा क्या यह एक पीली पतंग होगी, होगी। तो इसका जो है अंग्रेजी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सहायक क्रिया ही इसकी अंग्रेजी होती है। तो सहायक क्रिया आपकी क्या थी? विल बी थी। ध्यान रखिएगा, जब भी सहायक क्रिया 2 शब्दों की होती है तो दोनों ही शब्द पहले नहीं आते हैं। ये बी आपका नहीं आएगा, केवल पहला वाला बाहर आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? विल, केवल विल बाहर आएगा, फिर हो जाएगा वही क्रम, विल दिस बी ए येलो काइट, क्वेश्चन मार्क। इसका भी बनाएंगे वही, तो क्या वह एक पुरानी कहानी होगी, होगी। क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन इसका? यहाँ भी सहायक क्रिया पहले आएगी, जैसे दिस वैसे दैट। तो यहाँ पे विल हो जाएगा, विल दैट बी ए नहीं लगेगा, एन लगेगा क्योंकि ओल्ड है, एन ओल्ड स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? इसी का निगेटिव क्या हो जाएगा? क्या यह एक पीली पतंग नहीं होगी। क्या बनेगा इसकी अंग्रेजी? इसकी अंग्रेजी हो जाएगी विल दिस नॉट बी। अब बी से पहले यहाँ भी नॉट आया है तो हमेशा नॉट बी के पहले ही आएगा, नॉट बी ए येलो काइट। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया, क्या हो जाएगा? क्या वह एक पुरानी कहानी नहीं होगी, नहीं होगी। तो इसका भी ट्रांसलेशन
सेशन क्या हो जाएगा, विल दैट नॉट बी एन ओल्ड स्टोरी। क्लियर है। यहाँ पर हमने चार चार वाक्यों का अनुवाद देख लिया। एक अलग टाइप का जो अनुवाद है बचा हुआ है, जिसका क्या नाम है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं उस स्थिति में क्या करते हैं। हालांकि पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में भी हमने उस टाइप के वाक्यों को देखा है, फिर भी मैं एक बार और आपको उन टाइप के वाक्यों को भी बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अभी शुरुआत में हम छह प्रकार के वाक्य को देखें, ताकि बाद में इन 6 तरीके के वाक्य कभी भी कैसे भी आए तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो अगला वाक्य क्या होगा, यह एक पीली पतंग कैसे होगी, कैसे होगी, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, इस वजह से इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी इस कैसे की, तो क्या हो जाएगा, हाउ, फिर विल दिस बी ए एल ओ काइट। तो आगे समस्या नहीं होनी चाहिए, बस हमें ये देखना इतना दूर गलती ना हो, बाकी तो वही चीजें हर एक वाक्य में हो रही हैं। उसी तरीके से यहाँ भी हाउ वाला वाक्य, वाई वाला वाक्य बन जाएगा और इसका नकारात्मक में नॉट बढ़ जाता है। तो ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस के लिए दिस और दैट का प्रयोग। हमने यहाँ पे भी लगभग 10-12 वाक्य, एक ही प्रकार के वाक्य को लेकर 12 प्रकार के वाक्यों का प्रैक्टिस कर लिया। अब हम थोड़ा सा इसको लिखने का क्रम भी देख लेते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चरों में भी किया हुआ है, तो थोड़ा सा उसको भी देखेंगे, फिर आपका दिस और दैट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो आते हैं अब एक बार वाक्यों को, जो अभी हमने लिखा था 6 तरीके का वाक्य, वो किस मेथड में लिखा है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। हालांकि मैंने बार बार आपसे यही कहा है कि इस बात को आपको एकदम रटने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप 6 प्रकार के वाक्यों को बनाते जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, ये चीज आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि मैं लिख क्या रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप पहले तरीके का वाक्य जो लिए थे, क्या लिए थे, यह एक पीली पतंग होगी। तो यहाँ पे इसे कहते हैं अफर्मेटिव वाक्य, यानी स्वीकारात्मक वाक्य। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या था आपका, विल भी था। उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा वाक्य जो था निगेटिव, इसी का निगेटिव बन गया था, तो आपका सब्जेक्ट आया था, प्लस हेल्पिंग वर्ब आया था, प्लस निगेटिव के लिए नॉट आया था, और प्लस ऑब्जेक्ट आ गया था, है ना। उसी के बाद क्या था, उसी के बाद हम तीसरा वाक्य प्रश्नवाचक लिए थे, जिसमें क्या से शुरू हो रहा था वाक्य, और तब उसकी अंग्रेजी हमें लिखनी नहीं थी, तो हम सहायक क्रिया को आगे ले आए थे। और इस टेंस के लिए बात करें फ्यूचर टेंस की, तो विल को आगे ले आए थे। 2 शब्द की सहायक क्रिया है तो एक ही शब्द बाहर आएगा, दोनों नहीं आएगा। विल भी में से केवल विल को बाहर ले आएंगे, और प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फोर्थ इसी का निगेटिव था, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। पांचवा वाक्य क्या था, हाउ, वाई आदि से शुरू होने वाले वाक्य, यानी WH ग्रुप, प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, प्लस क्वेश्चन मार्क। लास्ट वाक्य क्या होगा, यही WH ग्रुप के प्रश्नवाचक वाक्य। WH ग्रुप माने हाउ, व्हाट, whom, ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य के बीच में आते हैं। फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका नॉट, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो ये जो हम वाक्यों को लिखे थे, इसी के अनुसार लिखे हुए थे, और आपको इसी के अनुसार ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको दूंगी कुछ क्वेश्चन, जिसका आप करेंगे घर पे प्रैक्टिस, ताकि दिस और दैट की जो कहानी आज हम क्लास में खत्म कर रहे हैं, आपके दिमाग में भी सेट हो जाए।
तो आप होमवर्क नोट करिएगा। आज आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं 2-3 वाक्य बोल रही हूँ, उसका आप 6 बना के प्रैक्टिस जरूर करिएगा। खास करके ऐसे बच्चे जिनको पहले से आता है उनको कोई ज़रूरत नहीं है, चाहेंगे तो करेंगे अन्यथा स्किप करेंगे। लेकिन जो बच्चे अभी बिगिनर हैं, सीख रहे हैं, ट्रांसलेशन सीखना है उनको, वो दिस दैट भले ही उनको आए, वो ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें। तो लिखिएगा, वह मेरी कलम होगी, वह मेरी कलम होगी। यह आम का बागीचा होगा। तीसरा लिखिएगा, वह एक बुद्धिमान वह एक काली कलम होगी। तो इन तीनों ही वाक्यों का आपको घर पे आज प्रैक्टिस करना है। और इसी के साथ मैं बता दूं कि दिस और दैट पूरी तरीके से समाप्त हो चुका। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे दीज और दोज को, उसके तीनों टेंसेज में प्रयोग को। दिस और दैट का ही बहुवचन दीज और दोज होता है। तो हो सकेगा तो एक ही लेक्चर में मैं चाहूँगी कि फिनिश हो जाए दीज और दोज, ताकि हम अपने मेन टारगेट पर पहुँच सकें। ठीक है, तो मुझे पूरा उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक तभी टाइमली पहुंच पाएगा जब आपने बेल आइकन को प्रेस किया है। सो प्लीज डू प्रेस द बेल आइकन। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।